थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, एंजॉय द पॉडकास्ट, बट सबसे ज़रूरी स्टे क्यूरियस। संजीवनी अगर आप ले लीजिए, संजीवनी बूटी किसी को पता नहीं क्या है, पर रामायण में अगेन संजीवनी ही सिर्फ मेंशन नहीं है। वाल्मीकि रामायण में 4 जड़ी बूटियाँ मेंशन हैं। और वो सुषेन जो है, वैद्य जो है वानरों के, वो बोलते हैं, और 2 बार जाते हैं एक्चुअली हनुमान जी। सो वाल्मीकि रामायण के हिसाब से 2 बार जाते हैं हनुमान जी जड़ी बूटियाँ लेने। और उनको कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि 4 बूटियाँ उनको बताई हुई है। सो सिर्फ एक नहीं है कि संजीवनी ऐसी दिखती है वो ले आओ, उनको 4 अलग अलग तरह की जड़ी बूटियाँ लेके आनी है जो अलग अलग काम कर रही हैं। और इसीलिए फिर वो पूरा पूरा पहाड़ उठा के ले आते हैं। सो ये सारी जो डिस्क्रिप्शंस है ना, और वो जो जड़ी बूटियाँ मैंशनड है, उनका पर्पस भी बताया गया है। एक है जो बोन्स को ज्वाइंट कर रही है। सो जो फ्रैक्चर्स हुए हैं लोगों के लड़ाई में, जिनके लिम्ब्स टूटे हुए हैं, वो जोड़ने में वो मदद करेगी, एक जो उसमें से जड़ी बूटी है। दूसरी जो वो आपका कलर वो कर रही है, वापस नॉर्मल कर रही है, दैट मीन्स वो आपकी हेल्थ नॉर्मल कर रही है। तो संजीवनी जो है वो तो आपको, अगर मतलब लिटरली आप मरने वाले हो, आपको ज़िंदा कर देगी, वैसी ही हैं जड़ी बूटियाँ। सर यही मेरा अगला क्वेश्चन भी है, और आपने भी मेंशन किया कि अलग अलग मानवांतर हैं जो हम लोग, जैसे अभी हम लोग एडी में वी हमारा 2024 चल रहा है, समथिंग लाइक दैट। हमारा जो खुद का जो काल चक्र है वो इससे थोड़ा डिफरेंट और बहुत बड़ा है। आई वंस ट्राइड उसको कैलकुलेट करने में, विद माई पुअर मैथ्स, मुझे पता है क्या हुआ उसका। खैर सर, आप इसको डिस्क्राइब, इफ़ यू लाइक टू टच अपॉन इट, ये मानवांतर और जो हमारे मनु है, इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी कहूँगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू कॉन्सेप्ट नो, डेफिनेटली अरुण, है बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। एंड आई वुड से बीइंग एन इंजीनियर तुम्हारे मैथ मेरे से बेटर होना चाहिए, बट मैंने प्रैक्टिस कर करके समझा है थोड़ा। सो इट इज़ नॉट अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। और हमारे स्क्रिप्चर्स में जो टाइमलाइंस दिए गए, जैसे आपने कहा, इट इज़ वेरी डिफरेंट, इट इज़ वेरी लॉन्ग, और बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स की बात होती है हमारे स्क्रिप्चर्स में। सो मैं बहुत बेसिक से शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो हमारी यूनिवर्स की लाइफ है, दैट इज़ सेम एज द लाइफ ऑफ द ब्रह्मा। जो इस यूनिवर्स के ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के साथ ही इस यूनिवर्स की लाइफ शुरू होती है। ब्रह्मा इज़ द क्रिएटर, राइट। और जैसे ही ब्रह्मा जी की लाइफ ख़त्म होगी, यूनिवर्स ख़त्म हो जाएगा। सो एक ये कॉन्सेप्ट है सबसे पहले। सो ब्रह्मा जी की लाइफ कितनी है? ब्रह्मा जी की लाइफ इज़ 100 ईयर्स, हिज 100 ईयर्स, हमारे नहीं। तो हिज 100 ईयर्स, और उनके हर एक साल में 360 डेज और नाइट्स होते हैं। अब नाइट में कुछ नहीं होता, नाइट में सब डिज़ोल्व हो जाता है। जो भी उन्होंने दिन में बनाया था वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है नाइट में। दोबारा अगले सुबह वो फिर शुरू करते हैं क्रिएशन। सो नाइट को हम अभी काउंट नहीं कर रहे हैं, पर हर दिन को कहते हैं कल्प। सो हर जो दिन है ब्रह्मा जी के साल का, उसको कहते हैं कल्प। अभी जो है वो है वराह कल्प है। वराह कल्प इसका नाम है, हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है कि हम कहाँ हैं टाइमलाइन में। और ये वराह कल्प में, हर कल्प में, जैसे हमारे दिन में 12 घंटे होते हैं, दिन की बात कर रहा हूँ मैं। सो 12 घंटे होते हैं, उसी तरह हर कल्प में 14 डिविजन्स होते हैं। हर एक डिवीज़न को बोलते हैं मनवंतर। और जैसे हमारे एक घंटे में सेकंड होते हैं, मिनट होते हैं, सॉरी। सो हर एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। और हर महायुग में 4 युगों की साइकिल होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। इस तरह से कैलकुलेशन की जाती है। उसमें से सबसे छोटा जो है कलयुग, दैट इज़ 4,32,000 ईयर्स। बाकी जो युग हैं उसे ट्वाइस, थ्राइस एंड 4 टाइम्स हैं। टोटल मिला के वो जो एक ड्यूरेशन बनती है एक महायुग की, इंटू 71, इंटू 14, इंटू 360, इंटू 100, दैट इज़ द टोटल लाइफ ऑफ ब्रह्मा, which actually comes to about 311 trillion human years। और उसमें से जो हमारे स्क्रिप्चर्स हमें बताते हैं कि हम अभी ब्रह्मा जी के 50 ईयर्स निकल चुके हैं, उनका 51st ईयर का पहले दिन का आफ्टरनून है अभी। सो हम इस यूनिवर्स की जो लाइफ है, दैट इज़ 155 ट्रिलियन ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और इतना ही और बाकी है आगे हमारे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से। साइंस के हिसाब से इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज दे डोंट नो। जो भी उनको रेडिएशंस मिलती हैं, एनर्जीज मिलती हैं, उसके हिसाब से कुछ कुछ थियरीज बनाते रहते हैं। पर हमारे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से क्रिएशन बहुत बार बनी है, बहुत बार डिस्ट्रॉय हुई है, पर ये यूनिवर्स की जो लाइफ है वो उतनी है, 311 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। अब मनवंतर की जब हम बात कर रहे हैं, तो मनवंतर, अंतर इज डिफरेंस, राइट। एंड सो मनवंतर मीन्स मनु प्लस अंतर। वो मनु कौन है? सो मनु इज़ द लीडर ऑफ ह्यूमंस।
मनु से ही मनुष्य बनता है। मनु जो रूट वर्ड है उसी से मनुष्य, मानव, मैन, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये मनु से आए हैं, बेसिक जो रूट है। और मनु ह्यूमंस के जो मानवता है उसके लीडर हैं। और हर मनवंतर में अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इट्स अ वेरी लॉजिकल कॉन्सेप्ट कि हर मनवंतर में, जैसे हमारे अभी इलेक्शंस चल रहे हैं तो हर 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है, हर मनवंतर के बाद लीडर्स विल चेंज। मनु हैज़ टू चेंज, इंद्र हैज़ टू चेंज, जो भगवान है, जो देवता हैं, ऑल ऑफ देम हैव टू चेंज। सप्तऋषि जो हैं, जो पूरी काउंसिल है मिनिस्टर्स की, दैट हैज़ टू चेंज। सो देयर इज़ अ वेरी लॉजिकल कॉन्सेप्ट इन दी पुराण्स, जिससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ हैं अभी हमारे इस मनवंतर में। इसको बोलते हैं वैवस्वत मनवंतर, ये 7th मनवंतर चल रहा है अभी ब्रह्मा जी के इस दिन का। 51st ईयर के फर्स्ट दिन के आफ्टरनून में है हम, तो इस दिन का नाम है वराह कल्प और मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। सो अगर आप कभी कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई पूजा करते हैं घर में, अगर आप पंडित जी को बुलाएंगे वो आपको बोलेंगे एक संकल्प लेने को, स्टार्टिंग में वो बोलते हैं संकल्प लेने को। तो अगर आपको याद हो तो वो क्या बोलते हैं, जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। दिस इज हाउ इट ऑल टाइज अप, इट इज़ नॉट रैंडम वर्ड्स दैट ही इज़ मेकिंग अप। मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं छोटा भाई हूँ तो मैं पीछे बैठता हूँ पूजा जी, में, तो जी, जी। बड़े भाई जो हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट जी। दिस इज अ पार्ट आई हैव हर्ड एंड नाउ इट मेक्स सेंस। एग्जैक्टली, ऑल दीज थिंग्स मेक सेंस। प्रॉब्लम इज हमें पता नहीं है पता नहीं। कि इसका लॉजिक क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। वो अभी संकल्प इज आप एक आप कसम ले रहे हैं कि हाँ जो मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ मैं पूरी श्रद्धा से करूँगा। सो वो बता रहे हैं कि आप हो कहाँ पे। जम्बू द्वीप इज दिस ग्लोब, जम्बू द्वीपे भारतवर्षे, हम भारतवर्ष में, भारत खंड में, जो हम बोलते हैं अखंड भारत है, उसमें कोर जो इंडिया का रीजन है हम उसमें हैं। तो भारतवर्षे भारत खंडे वैवस्वत मनवंतरे वराह कल्पे, क्योंकि ये जो टाइम है, आपने स्पेस बता दिया आप कहाँ पे हो, टाइम बताना आपको अब कहाँ पे हो। तो आप वराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर के 28वें कलयुग में हम हैं। ये एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शंस मिलती है हमारे स्क्रिप्चर्स में। इमेजिन द लॉजिक, इमेजिन द मैथ्स का उनका पावर। हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं विद ऑल दी सुपर कंप्यूटर्स और हमारे फ़ोन्स के कैलकुलेटर्स, बट इमेजिन ये सब वो ऋषियों ने लिखा हुआ है। और ये जो मनु है, मनु का कॉन्सेप्ट जो है, तो वो वही है जैसे मैंने कहा कि हर टाइमलाइन में लीडर्स हैव टू चेंज। सो जो फर्स्ट मनवंतर था उसमें जो मनु थे वो खुद ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे, तो उनको बोलते हैं स्वयंभू मनु। और इस मनवंतर के जो मनु हैं, जो लीडर हैं, उनको बोलते हैं वैवस्वत मनु। सो मनाली में जो मंदिर है वो वैवस्वत मनु का है, क्योंकि उनकी जो स्टोरी है वो, अगर आपने नोआज आर्क की स्टोरी सुनी हो, लॉट ऑफ पीपल नो दैट स्टोरी, बट लॉट ऑफ इंडियंस ऑल्सो डोंट नो कि हमारे अपने स्क्रिप्चर्स में भी वही स्टोरी है। और हमारी जो मनु की स्टोरी है उसमें वो शिप जो है उनका लैंड करता है, क्योंकि पूरी फ्लड है, पूरी दुनिया डूबी हुई है। ऑब्वियस ही चीज़ है कि हाईएस्ट जो जगह है वो कौन सी होगी, हिमालय पर्वत। दे आर दी हाईएस्ट माउंटेन्स, राइट। सो जब पानी उतरना शुरू हुआ होगा, सबसे पहला लैंड कहाँ मिला उनको, हिमालय पे। सो वो शिप जो है वो वहाँ लैंड हुई मनु की, इसीलिए मनु आलय है, और मनु आलय से मनाली बना, मनु का घर था वो। और ये वैवस्वत मनु थे जो हमारे 7th मनवंतर के हैं। इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट दैट हमें पता ही नहीं है ये सारी ट्रूली सर, आपने पिछले 5 मिनट में इट वाज लाइक गोल्ड नगेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। मुझे भी याद हो गया, वराह कल्प चल रहा है, व्यवस्थित मनु चल रहा है, ब्रह्मा जी की एज 51 ईयर्स और उनका आफ्टरनून है, और मनाली का नाम मनु आले से आया है। इट्स आई ऑल्सो कैन नाउ रिकलेक्ट इट, इट्स सो ग्रेट। इट्स टू मच ऑफ आवर मोमेंट्स ओवर देयर। सर एक चीज़ जो इन सारे कॉन्सेप्ट्स में हम कंटिन्यूसली सुनते हैं वो है क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की, बट एक पार्ट मैंने और पढ़ा था, आप ही के ब्लॉग पे था, कि इन हमारे पुराणों में आगे के बारे में भी बताया हुआ है। एंड अभी आप जब बोल रहे थे कि जब हम किसी भी हवन या पूजा से पहले मेंशन करते हैं कि जम्बू द्वीप और ये वाला हमारा कल्प चल रहा है, एवरी इन्फॉर्मेशन,
डजंट इट रिसेंबल सम टाइप ऑफ अ परफेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम? कि अगर आप टाइम अगर इज़ एक्चुअली अ 4 डायमेंशन, आई एम जस्ट थिंकिंग, आई मीन मेरा बोलने का कोई बेसिस नहीं है, ये कोई रैशनल कोई वो नहीं है, बस मैं सोच रहा हूँ कि टाइम स्पेस ऑलरेडी आपके 3 डायमेंशन बनाते हैं, चौथा डायमेंशन अगर आपका टाइम होता है, एंड इफ़ यू हैव टू कन्वे समथिंग विच ट्रांसेंड सारे डायमेंशंस को, तो इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि आप अपना फिजिकल लोकेशन बता रहे हो, आप अपना टाइम बता रहे हो, एग्जैक्ट जगह बता रहे हो, सो इफ समथिंग हैज़ टू फाइंड यू। यस और आपको उससे देखो, कॉस्मॉस जो है, यूनिवर्स बहुत बड़ी चीज़ है, और हमें लगता है हम अपनी लाइफ में हमें लगता है कि हम ही यूनिवर्स हैं, राइट, हमारी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आप पूरे यूनिवर्स को देखोगे तो हम कुछ भी नहीं है, वी आर वेरी इनसिग्निफिकेंट। स्टिल जो हम संकल्प ले रहे हैं उसमें हम यही बोलते हैं कि इस पूरी कायनात में, दुनिया में, विश्व में जो है उससे हमें जुड़ रहे हैं, हम उससे जुड़ रहे हैं संकल्प के थ्रू। तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें भी बोलते हैं, हम अपना वंश, अपना गोत्र, अपना नाम वो भी बोलते हैं। तो वी आर कनेक्टिंग थ्रू दिस संकल्प विद द यूनिवर्स कि ब्रह्मा की लाइफ में हम कहाँ हैं अभी, और हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो हमारे से बहुत 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 ज़्यादा पहुँचे हुए हैं, और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। तो ये जो टाइम डायलेशन का जो कॉन्सेप्ट आता है ना, ब्रह्मा जी 311 ट्रिलियन ईयर्स, मतलब सोचने में ऐसा लगता है कि यार इट्स माइंड बॉगलिंग, हाउ डिड दे कम अप विद दीज नंबर्स। और हर जो डिवाइन स्पीसीज़ है ना उसकी लाइफ हमारे से ज़्यादा है अगर आप देखेंगे। एंड यू नो इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज हमारे धरती पे ही आप देखोगे बहुत सारी स्पीसीज़ हैं। अब एक फ्लाई है या एक मधुमक्खी है, उसकी लाइफ कितनी है, राइट हमारे जो पेट्स होते हैं उनकी लाइफ इज़ 14 ईयर्स 15 ईयर्स मैक्सिमम, राइट, और ह्यूमन की लाइफ 100 ईयर्स ऑन एन एवरेज जो हम लेके चलते हैं, मतलब 70-75 आप ले लो, बट अ पेट जनरली डाइज अराउंड 10 ईयर्स, बट वो उसके 10 ईयर्स इज इक्विवेलेंट टू आर 100 ईयर्स, राइट, उसकी तो लाइफ उतनी ही है ना। एक जो फ्लाई, एक मे फ्लाई करके होते हैं जो एक दिन ही रहती है, उसकी लाइफ ही 1 डे है, उसका 1 डे इज इक्विवेलेंट टू आर 100 ईयर्स। सिमिलरली जो हमारी लाइफ है उस हिसाब से आप कंपैरिजन करो तो ब्रह्मा जी की लाइफ उनके हिसाब से वो वही है, उन्हें लग रहा है कि इनकी लाइफ कितनी कम है। तो लोग बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, अरे यार एलियंस अब क्यों नहीं आते, ये देवता लोग अब क्यों नहीं आते, यू नो अभी, मतलब हमारे अगर स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, प्रूफ क्या है, अब क्यों नहीं आते। अरे उनकी लाइफ का तो हार्डली कुछ टाइम निकला है, हमारे युग बदल गए हैं, पर उनकी लाइफ का हार्डली कुछ टाइम निकला है। In fact, there's a very interesting story of a king called Kakudmi. My favorite. So, Favorite. so काकुदमी की जो स्टोरी है, एक राजा थे और वो द्वारका जहाँ है, द्वारका से पहले वहाँ एक और सिटी थी जो डूब गई थी। फिर दोबारा कृष्ण जी वहाँ पे लैंड लेते हैं, वरुण देव को बोलते हैं लैंड छोड़ने के लिए, वहाँ पे दोबारा द्वारका बनाते हैं। पर उससे पहले एक सिटी थी, आई थिंक कुशस्थली था उसका नाम, और वहाँ के जो राजा थे वो थे काकुदमी, और वो वही अनर्थ किंगडम जो मैंने पहले बात की थी जहाँ पे विश्रवस का आश्रम था। सो वहाँ पे जो राजा थे काकुदमी, उनकी बेटी थी बहुत सुंदर रेवती, और उनको लगता है कि यार इस दुनिया में जितने भी अभी राजकुमार हैं इनमें से कोई भी मेरी डॉटर के लायक नहीं है। जैसा जनरली मूवीज़ में भी दिखाते हैं ना, हर बाप को लगता है कि भाई हमारी बेटी के लायक ही नहीं है, ये हीरो तो यू नो इज़ नॉट वर्दी। सो वो बोलते हैं कि यार मैं ना बेस्ट वर ढूंढना चाहता हूँ, तो वो सीधा ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। एंड उस टाइम में देयर वाज सम टेक्नोलॉजी, यू नो इट्स नॉट रियली मेंशन कि वो कैसे गए हैं, विमान में गए हैं या यू नो व्हाट वाज द मोड, बट वो पहुँच जाते हैं अपनी बेटी को लेके ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में अंदर कुछ प्रोग्राम चल रहा है, आई थिंक कुछ डिस्कशंस चल रही हैं या कुछ कॉन्सर्ट चल रहा है, और वो एक मुहूर्त वहाँ वेट करते हैं। सो मुहूर्त हम सुनते हैं, मुहूर्त क्या होता है? इट्स अ फेज ऑफ टाइम, बट इट्स अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन। स्पेसिफिक ड्यूरेशन, राइट। अ मुहूर्त इज 48 मिनट्स। ये कैलकुलेशंस है, ऐसे ही रैंडम वर्ड्स नहीं है अगेन कि मुहूर्त नहीं है, अरे कन्या को बुलाओ मुहूर्त निकला जा रहा है जैसा मूवी से दिखाता है। अरे बट मुहूर्त होता क्या है? तो शुभ मुहूर्त है। तो मुहूर्त इज़ अ डिविजन ऑफ टाइम जिस कुछ ऐड करना है सर यहाँ पे। हाँ, मेरा कन्फेशन ये है कि पिछले 2 पॉडकास्ट से ना मैं अब बड़ा इंटिमिडेट हो गया हूँ। वो मैं आपको बता रहा था, विंग कमांडर अभिजीत सर थे, वो भी ऐसे ना मेंटल कैलकुलेशन पूछ रहे थे कि अगर पेन इस स्पीड पे जा रहा है और ये है तो बताओ अच्छा उसमें क्या होगा।
देखो तुम इंजीनियर हो तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं हाँ पिछली बार भी यही हो रहा था और आज भी यही हो रहा है। सो 48 मिनट्स होता है एक मुहूर्त, ओके। एंड तो वो एक मुहूर्त है वहाँ पे, तो वो ब्रह्मा जी का एक मुहूर्त है। पर जब वो ब्रह्मा जी उनको ऑडियंस देते हैं, फाइनली बोलते हैं कि हाँ आइए बताइए क्या हुआ, और वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे है, हमें तो वर चाहिए, वर ढूंढ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी हंसते हैं, और यू नो इट्स सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। ब्रह्मा जी हंस रहे हैं और वो काकुदमी सोच रहे हैं कि क्या हुआ यार, ब्रह्मा जी क्यों हंस रहे हैं। एंड ब्रह्मा जी उसको बोलते हैं कि महाराज, जिन वरों की आप बात कर रहे हैं, जो आप एलिजिबल बैचलर्स की बात कर रहे हो, वो तो कब के आके उनकी जनरेशन्स निकल चुकी हैं धरती पे, क्योंकि आप यहाँ एक मुहूर्त रुके हो, धरती पे तो कितने युग निकल चुके हैं। एंड एट दैट टाइम कृष्ण जी वॉज ऑन द प्लानट। तो वो बोलते हैं कि कृष्ण जी के भाई हैं बलराम, जो अब इस धरती पे हैं, तो बलराम आपकी बेटी के लिए सही वर होंगे। और वो जब वापस आते नीचे, लिटरली द एवरीथिंग इज गॉन, उनका किंगडम कब का डिस्ट्रॉय हो चुका, डूब चुका पानी में। कृष्ण जी ने दोबारा वो लैंड लेके वहाँ द्वारका बना ली, तब जाके वो वापस यहाँ पहुँचते हैं, और सदियाँ गुजर चुकी हैं। सो कॉन्सेप्ट्स जो हैं बहुत साइंटिफिक हैं, और हमें सिर्फ ओपन माइंड से इनको पढ़ना पड़ेगा, तभी हम उनकी असली सिग्निफिकेंस समझ सकते हैं। आई थिंक सर किसी भी इंक्वायरी की, इफ़ आई यूज़ द वर्ड, किसी भी रेशनल अप्रोच की शायद सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि आप यू आर रेडी टू एक्सेप्ट एनी थिंग एंड एवरी थिंग, नॉट जस्ट वॉट यू हैव लर्न, जो आपने सीखा है, बल्कि जो शायद आपको ना भी पता है, अगर वो भी सच है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो आप में क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल, सी दैट इज़ व्हाट साइंस टीचर्स अस, राइट, कि आप क्वेश्चन करो, आपको जो प्रूफ मिल रहा है आप उसके हिसाब से थियोरी बनाओ। आपकी थियोरी, देयर इज अ नल हाइपोथेसिस, राइट, आप अपने हाइपोथेसिस, आपका नेगेटिव भी हो सकता है प्रूव, और सपोर्टिव एविडेंस भी आ सकता है, पर जो एविडेंस आए उसके हिसाब से यू विल हैव टू बिलीव ना। अनफॉर्चुनेटली अब ये हो गया कि साइंस हैज़ टेकन अ वेरी फिक्स स्टैंड पॉइंट कि नहीं, रिलीजन में कुछ साइंटिफिक नहीं हो सकता, और मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड रिलीजन इज़ अगेंस्ट साइंस। फॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा कभी भी नहीं था, और हमने कभी नहीं देखा कि साइंस और रिलीजन आपस में झगड़ा कर रहे हों। सो हमारे जो ऋषि मुनि भी हैं, जिन्होंने ये सारी कहानियाँ भी लिखी हैं, दे आर ऑल साइंटिफिक थियरीज जो उन्होंने यूज़ की हैं। टाइम डायलेशन की, स्पेस ट्रैवल की, और स्पेस में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो कैसा है, इमेजिन कीजिए, रामायण में दिया गया है कि जब वो पुष्पक विमान से वापस आ रहे हैं अयोध्या की तरफ, राम जी सीता जी को सारी जगह दिखाते हैं ऊपर से। उस ज़माने में वो दिखा रहे हैं उनको, सीता जी को, दैट ये देखो राम सेतु यहाँ पे हमने बांधना शुरू किया था, ये किष्किंधा है जहाँ सुग्रीव रहते हैं, ये पंचवटी है जहाँ से तुम्हें अबडक्ट किया था। सारा वो ऊपर से दिखा रहे हैं डिस्क्रिप्शन। कैसे? अनलेस समबडी हैज ट्रैवल्ड। अगेन इवन कालिदास, वो तो हिस्टोरिकल फिगर है, राइट, काफ़ी लोग बोलते हैं अरे स्क्रिप्चर्स तो कहानियाँ हैं, माइथोलॉजी है। कालिदास हिस्टोरिकल फिगर है। कालिदास की एक बुक है मेघदूतम, उनका एक एपिक है, और उसमें मेघदूतम में ब्यूटिफुल स्टोरी कुछ भी नहीं है एक्चुअली उसमें, इट्स जस्ट एक यक्ष है। सो यक्ष जो कुबेर, हम पहले उनकी बात कर रहे थे, तो कुबेर के जो मिनियंस हैं उनको यक्ष बोलते हैं, और यक्ष जो है उनको कोई एक यक्ष है जो कुबेर को नाराज़ कर देता है, तो कुबेर उसको निष्कासित कर देते हैं और वो उसको उज्जैनी भेज देते हैं, उज्जैनी या समवेयर इन द वेस्टर्न पार्ट भेज देते हैं। और कुबेर रहते हैं हिमालय पे, तो इस यक्ष की जो वाइफ है वो हिमालयस में रह गई है, और इसको अभी देश निकाला मिल गया है। सो ये क्लाउड को, अब देखिए कितनी सारी चीज़ें इसमें टाई अप की हैं उन्होंने, कालिदास ने। क्योंकि हमारे यहाँ मानसून कहाँ से आती है? वेस्टर्न साइड से आती है, राइट, वेस्टर्न कोस्ट से। अभी केरला, महाराष्ट्र, वहाँ से वेस्टर्न कोस्ट से शुरू होती है मानसून, वहाँ से धीरे 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 सेंट्रल रीजन्स में आके फिर वो नॉर्थ में जाती है। तो ये जो यक्ष है ये वेस्टर्न फॉरेस्ट्स में कहीं पे है, और वहाँ से अब वो देख रहा है कि पहला मानसून का क्लाउड आया है, और वो उस मानसून क्लाउड को अपना दूत बना के अपनी वाइफ के पास मैसेज भेज रहा है। इट्स ऑल पोएटिक इमेजिनेशन, और वो उसको इसीलिए उसको मेघदूतम बोलते हैं उस एपिक को। और उसमें कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट द पोएट्री दैट ही इज़ डन, ब्यूटिफुल संस्कृत पोएट्री, जिसमें वो उसको मैसेजेस दे रहे हैं कि तुम यहाँ से निकलोगे, तुम्हें नीचे ये सब दिखेगा, पर घबराना मत।
तुम्हें ये काम करने जाना है, आगे बढ़ना है। उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है, महाराष्ट्र से लेके हिमालय तक की जर्नी है, एरियल जर्नी, हाउ। और उसने सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं कि आप उज्जैनी से निकलोगे तो वहाँ महाकालेश्वर का मंदिर है, वहाँ माथा टेकना, फिर आगे बढ़ना, फिर आपको मतलब जो भी उनको सिटीज़ रास्ते में मिलेंगी। सो देर इज़ सो मच प्रूफ दैट यू नो वी कैन गेट इन द स्क्रिप्चर्स कि हमें कुछ भी नहीं पता है, लिटरली। आर एंशियंट्स वर मच मोर नॉलेजेबल। और आई थिंक सर कुछ भी जानने की शुरुआत ही यहीं से होती है जब आपको कुछ नहीं पता। बिल्कुल। इफ़ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि नहीं पता है, तभी तो शायद वो कब खाली होगा तो उसमें कुछ भर पाएंगे। डेफिनेट। अगर कब ही पहले भरा हुआ है तो सर उसमें क्या ही बिल्कुल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर इट्स एक्चुअली अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस, यू नो। और ये जो पोएटिक वे है ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इट्स वेरी नॉवल एज वेल। कि अगर मुझे एक आम जनता को समझाना है जो दिन भर मेहनत कर रही है, अपने लिए खेतों में लगी हुई है, कुछ भी काम कर रही है, अपना धर्म निभा रहा है आदमी, उसके पास शायद उतना टाइम रिसोर्स नहीं होगा वो लगा के कि वो पूरा पढ़ पाए। तो हाउ कैन आई कन्वे हिम इतनी डेंस इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल। पोएट्री इज़ द वे ऑफ डूइंग इट। डेफिनेटली स्टोरीज़ का पर्पज़ ही ये है, यू नो, जो कहानियाँ बनाई जाती हैं। हमें बचपन में मॉरल साइंसेस जो होते थे, यू नो, क्लासेस होती थी, अलग सब्जेक्ट होता था, तो उसमें क्या सिखाते थे? एक स्टोरी होती थी, उसके थ्रू एक लेसन मिलता था कि आपको ये करना है या आपको ये नहीं करना है। तो आपको बचपन से वो कहानियाँ सुनाई जाती हैं। और पुराणों का पर्पज़ ही ये था। देखिए, पुराण लिखी ही गई थी वेद व्यास के द्वारा कलयुग के जस्ट पहले, और क्योंकि उनका पर्पज़ ये था, उन्हें पता था कि वेद जो है या उपनिषद जो है वो मेजॉरिटी ऑफ जो जनता है वो नहीं समझ पाएगी। तो उनके लिए चीज़ें सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने पुराणों में स्टोरीज़ लिखी, और पुराणिक स्टोरीज़ के थ्रू हमें वही लेसन्स भेजे हैं। और महाभारत में, रामायण में, इतिहास जो है, इनको इतिहास कहते हैं महाभारत और रामायण को, और इसको महाभारत को 5वां वेद कहा जाता है। सो इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको चाहिए एक सही ज़िंदगी बिताने के लिए, थ्रू स्टोरीज़, कन्वेड थ्रू स्टोरीज़, नॉट एज प्रिंसिपल्स, नॉट एज थियरी, थ्रू स्टोरीज़, जो आप सुन के आप समझ सकते हो कि ये काम मुझे नहीं करना है, ये काम मुझे करना है। सो आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी। और जैसा आपने कहा, यू नो, दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे। और कलयुग में जैसा बोलते कि इंटेलेक्ट कम हो गया, लोगों की लाइफ कम हो गई है, समझने की क्षमता कम हो गई है। सो वो तो दिखता ही है अब, यू नो, द काइंड ऑफ सॉन्ग्स दैट आर पॉपुलर, द काइंड ऑफ शोज दैट आर पॉपुलर, यू सी अ लॉट ऑफ डम्प स्टफ, यू नो, इंटेलेक्चुअल चीज़ें कम चलती हैं। और पीपल आर स्टॉप्ड रीडिंग, यू नो, एवरीबडी इज़ ग्लूड टू देयर फोन्स, OTT पे ही सब चिपके रहते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन, वी आर बिकमिंग डम्बर। एंड आप यू नो विश्वास करोगे, देयर इज़ जो टर्मिनेटर सीरीज़ है मूवीज़ की, उसमें आई थिंक, आई डोंट नो, 10 years बैक और 15 years बैक देयर वाज अ मूवी जिसमें वो टर्मिनेटर में फ्यूचर का दिखा रहे हैं, और उसमें दिखाते हैं कि एवरीबडी हैज़ द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ देम एंड एवरीबडी इज जस्ट ग्लूड टू इट। तब उस टाइम तक स्मार्टफोन्स भी नहीं आए थे, एंड उस टाइम इन्होंने ये दिखाया था, एंड वी आर इन लिविंग इन दैट फ्यूचर कि वी आर जस्ट ग्लूड टू दो स्क्रीन्स इन आवर हैंड्स। जॉन कॉनर मेरे को बहुत बहुत पसंद थी वो मूवी सर, टर्मिनेटर वाली। सर आई मीन जैसा हमारा काल चक्र है, वैसे टॉपिक्स इतने वाइड और डाइवर्स हैं, एंड आई थिंक आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। इनफैक्ट कई चीज़ें ऐसी आई नो जो आपने एक्स्ट्रा बताई हैं यहाँ पे, आई डेफिनेटली कैन वाउच फॉर दैट। सर लास्ट पार्ट में चलते हैं हमारे। एक और मूवी की आपने बात करी, एक मूवी है इंडियाना जोन्स, तो मेरे को बड़ी पसंद थी सर। इसमें यू नो लाइक छोटा था, देखा था कि यू नो ही गोज़ ऑन एडवेंचर्स और ऐसी चीज़ें ढूंढता है वो। और इनफैक्ट एक और मूवी थी नेशनल ट्रेजर, निकोलस केज की मूवी है, वंडरफुल मूवी। मतलब जितनी बार देखो उसमें मतलब अलग अलग डिसिप्लिन्स की नॉलेज लाके वो कुछ लाइफ से बड़ा ढूंढने जाता है, राइट सर। ऐसे ही लाइफ से बड़ा एक कॉन्सेप्ट जो मुझे हमारे इतिहास में मिलता है वो है दिव्यास्त्रों का, वेरी पावरफुल वेपन सर। और एक हमारे यहाँ भी मूवी बनी थी, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट इट्स नेम, उसमें शायद सनी देओल थे, विवेक ओबरॉय थे। नक्शा तो उसमें वो जाते हैं कर्ण का कवच कुंडल ढूंढने। तो दैट ऑल्सो स्टेड अप माई मेमोरी टू सम एक्सटेंट कि चलो एटलीस्ट किसी ने एफर्ट तो किया, कुछ तो ट्राई किया। और आप ये भी कह रहे थे कि सर शायद पुष्पक विमान कहाँ से आया, क्या यूज़ हुआ, बट वो कहाँ गया उसके बाद, उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो दैट ऑलवेज लीव्स दैट क्यूरोसिटी, यू नो। तो सर दिव्यास्त्रों के बारे में मतलब क्या कहा गया? एंड अगर मैं आपसे एक बहुत
डम सा ही सवाल कह लेता हूँ, डम सा सवाल पूछो, आपका फेवरेट दिव्यास्त्र कौन सा है? सो अरुण, पहले तो दिव्य अस्त्र होते क्या है, पता नहीं कितने लोगों को अब जानकारी होगी उसके बारे में, बट दीज आर डिवाइन वेपन्स। जैसा हम पहले अभी पूरे पॉडकास्ट में हमने जो बात की है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिविलाइजेशन दैट वाज मच मोर एडवांस्ड। सो दिव्य अस्त्र जो है, नाम से ही दिव्य है, वो डिवाइन है, मतलब वो ह्यूमंस के नहीं है। सबसे पहले तो वो भी हमें देवताओं से ही मिले। और कैसे मिले, क्यों मिले? क्योंकि इतनी बड़ी इंसिडेंट्स कोई हो रही है, जैसे महाभारत वॉर है या रामायण की वॉर है, दे आर ह्यूज इंसिडेंट्स जिनके बहुत बड़े रेपरकशंस हैं। सो ऐसी सिचुएशंस में देवता इंटरवीन करते हैं और वो सपोर्ट करते हैं टू जो उन्हें लगता है कि सत्य का साथ दे रहा है या धर्म का साथ देगा, उसको वो सपोर्ट करते हैं। सो अर्जुन जब वनवास में थे तो मतलब ये कहानी है, रामायण में भी है। रामायण को तो रामायण में विश्वामित्र जी जब लेके जाते हैं राम और लक्ष्मण को जंगल, सबसे पहले जब वो बच्चे ही हैं, टीनेजर्स हैं, और उनको लेके जाते हैं ताड़का से, जब लड़ाई होती है, तब वो खुश होके राम जी को दिव्य अस्त्रों की जानकारी देते हैं। पर विश्वामित्र जी के पास कहाँ से आई वो जानकारी? वो भी ह्यूमन थे। सो विश्वामित्र ने अपनी लाइफ टाइम में, अपनी प्रीवियस लाइफ मतलब उसी लाइफ में, बट पिछली ज़िंदगी में फेज़ में उन्होंने तपस्या की थी, और उनका एक्चुअली झगड़ा था वशिष्ठ के साथ, तो उस चक्कर में उन्होंने वो प्रेयर की थी और उन्होंने शिव जी से वो प्राप्त किए थे दिव्य अस्त्र। सो वही दिव्य अस्त्रों की नॉलेज जो विश्वामित्र जी के पास थी, अब वो ऋषि बन गए हैं, उनको ज़रूरत नहीं है उसकी, तो वो नॉलेज उन्होंने राम जी को दी, जो राम जी के काम आई बाद में पूरे वनवास में। खर और दूषण के साथ जो लड़ाई हुई थी, इमेजिन कीजिए, वाल्मीकि रामायण में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें 14,000 राक्षस थे, 14,000 राक्षसों ने घेरा हुआ था, और राम जी ने लक्ष्मण को बोला कि तुम सीता को अंदर लेके जाओ और सीता की रक्षा करो, इनसे मैं निपटूंगा। 14,000 राक्षसों से वो अकेले लड़े। कैसे? बिकॉज उनके पास दिव्य अस्त्र थे। बाद में भी जो राक्षसों के साथ लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें उन्होंने वो यूज़ किए। महाभारत में जो कर्ण के पास थे, अर्जुन के पास थे, कर्ण के पास और अश्वत्थामा के पास बहुत सारे नहीं थे, बट थे, पर अर्जुन ने सबसे ज़्यादा दिव्य अस्त्र इकट्ठे किए हुए थे। सो हमने जो पहले डिस्कस किया था कि अर्जुन स्वर्ग जाते हैं, उसके पहले अर्जुन ने बहुत तपस्या की थी और उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करके उनसे पाशुपात अस्त्र लिया था, जो शिव जी का वेपन है। सो अर्जुन जब स्वर्ग में होते हैं तब उन्हें और ज़्यादा दिव्य अस्त्र मिलते हैं वहाँ पे, और वो वहाँ पे, आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, आई कुड बी रॉन्ग, बट आई थिंक ही वॉज देयर फॉर 5 years। पर अगेन वो देवताओं के 5 साल होंगे, तो धरती पे तो वो कम ज़्यादा टाइम होगा। सो वो जो दिव्य अस्त्र है, ये डिस्क्राइब्ड है दोनों एपिक्स में, महाभारत में भी रामायण में भी, कि उनका असर क्या होता था। और इंटरेस्टिंगली हम उनके पैरेलल्स ढूंढ सकते हैं हमारे अभी के जो वेपन्स हैं। सो सिंपल है, जैसे अग्नि अस्त्र है, तो अग्नि अस्त्र का पर्पस था आग लगाना कहीं पे भी। तो जो भी अभी बारूद वाले वेपन्स हैं, राइट, आपने ग्रेनेड कहीं पे थ्रो किया, ऑफ कोर्स ब्लास्ट होगा, आग लगेगी वहाँ पे। सो अग्नि अस्त्र कुड बी सिंपल स्टफ लाइक दैट। वरुण अस्त्र है, जिससे बारिश हो जाती थी। सो बारिश, आर्टिफिशियल सीडिंग इज़ पॉसिबल टुडे, राइट। यूएई में हमें पता ही है, अभी रिसेंटली उन्होंने क्लाउड सीडिंग की थी, जिसके कारण फ्लड आ गया था पूरे दुबई में। सो क्लाउड सीडिंग इज़ अ पॉसिबिलिटी, साइंटिफिकली इट कैन बी डन। ऐसे ही और जो अस्त्र हैं वो थोड़े और फिर डेडली अस्त्र भी हैं। सो जैसे ब्रह्मास्त्र के बारे में जब हम डिस्क्राइब करते हैं, ऑफकोर्स जो मूवी आई थी उसमें तो अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट बनाया था उन्होंने, पर जो ओरिजिनल ब्रह्मास्त्र है उसकी कोई शेप नहीं है, इट इज़ समन्ड थ्रू मंत्रस। सो ये सारे दिव्य अस्त्र जो हैं, ये हर एक को नहीं सिखाए जाते थे, उनके लिए मंत्र थे कंट्रोल करने के लिए। सो आपको एक मंत्र बोलना पड़ेगा, तब वो अस्त्र आपके पास प्रकट होगा, तब आप उसको यूज़ कर पाओगे। सो इट वॉज कंडीशनल कि आपको उस टाइम पे वो मंत्र याद है या नहीं है, और आप किस चीज़ के लिए यूज़ करो। तो इसीलिए ये मंत्र सबको नहीं सिखाए जाते थे। जो गुरु को लगता था कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबली ये वेपन्स यूज़ कर सकता है, सिर्फ उसी को वो नॉलेज दी जाती थी। जैसे राम जी थे या जैसे अर्जुन थे। काफ़ी लोगों को क्वेश्चन होता है, आई थिंक अभी रिसेंट एक पॉडकास्ट में किसी ने मेरे से पूछा था कर्ण के बारे में। सो कर्ण को द्रोणाचार्य ने, और अगेन ये ना बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कर्ण को द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाया,
कर्ण खुद से सीखा और परशुराम जी के पास जाके सीखा, राइट? सो पर कर्ण द्रोणाचार्य का ही स्टूडेंट था अच्छा। और द्रोणाचार्य ने उसको ब्रह्मास्त्र सिखाने से मना किया क्योंकि कर्ण में उनको दिखता था कि ये इसमें बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है, जेलेसी है। सो ये इंसान सही नहीं है इतना डेडली वेपन यूज़ करने के लिए। तब वो झूठ बोल के परशुराम जी के पास गया ब्रह्मास्त्र की इन्फॉर्मेशन लेने। लेकिन जब परशुराम जी ने देखा कि ये इंसान ने मुझसे झूठ बोला है, तो उन्होंने इसे वो श्राप दिया कि तुमने नॉलेज तो ले ली है, लेकिन जब तुम्हें इसकी एक्चुअल ज़रूरत पड़ेगी ये तुम्हारे काम नहीं आएगी। क्यों? उसकी कास्ट का कोई लेना देना नहीं था इससे कि उसने बोला मैं ब्राह्मण हूँ और वगैरह, उसने झूठ बोला। दैट वॉज द थिंग। सो ही वॉज नॉट वर्दी फॉर सच अ डिवाइन वेपन। दैट वॉज द कॉन्सेप्ट। अर्जुन ने जो पूरी एकाग्रता से, हमें कितनी कहानियाँ सुनने मिलती हैं, उसको सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है, उसको कुछ पता नहीं आसपास क्या चल रहा है। द्रोणाचार्य जो एक टेस्ट लेते हैं, इट्स सॉर्ट ऑफ अ टेस्ट जिसमें एक क्रोकोडाइल है वो द्रोणाचार्य को पकड़ लेता है महाभारत में, और वो सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो खड़े हुए हैं पॉन्ड के आसपास और वो बोल रहे हैं हेल्प करने के लिए। एक ही इंसान, एक ही बच्चा है जो उनकी हेल्प करता है, वो है अर्जुन। सो ही डिज़र्व्ड दैट नॉलेज, राइट? सो ऐसे जो इंसान थे, ऐसे जो स्टूडेंट्स थे जो प्रूव करते थे कि हाँ वी आर एलिजिबल फॉर दिस नॉलेज, सिर्फ उनके साथ वो शेयर की जाती थी। और ये जो वेपन्स थे ये बहुत डेडली वेपन्स थे। जो हम एटॉमिक वेपन से अब कंपेयर करते हैं, एक्चुअली वैसा ही था इनका जो इफेक्ट था। एंड अगेन बिकॉज ये ह्यूमन्स ने नहीं बनाए थे, आई कैन स्टिल बिलीव, बिकॉज किसी एडवांस सिविलाइजेशन के पास ऐसे वेपन्स हो सकते हैं जिन्होंने हमारे साथ शेयर किए, और फॉर वॉट एवर पर्पजेज। सो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मशीर अस्त्र है, पाशुपात अस्त्र है, नारायण अस्त्र है, वरुण की जो पाश है, नाग अस्त्र है। नाग अस्त्र में बेसिकली इट इज स्नेक वेनम, राइट? सो इट कुड बी पॉइजन, सिंपल पॉइजनिंग। हाँ, आपने एरोज पे अगर पॉइजन लगाए हुए हो तो विषैले तीर तो होते ही थे, पर ऐसे नाग अस्त्र जो है जो आपको बाइंड कर देता था। सो रामायण में भी इंद्रजीत यूज़ करता है वो राम जी और लक्ष्मण जी पे, तो वो जो आपको बाइंड करते, इट कुड बी समथिंग जो आपको पैरालाइज कर रही है, आपकी मूवमेंट खत्म हो गई है। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट पैरालिसिस इट। नहीं, आपको लग रहा है कि आप बस बंद गए हो इस पोजिशन में, और उससे वो छुड़ाते हैं गरुड़ आके उनको। सो इसमें बहुत सारा सिंबलिज्म होता है। अभी एक और रिसेंटली पॉडकास्ट में आई वाज टॉकिंग अबाउट अनदर बैटल जिसमें देवियों की लड़ाई हो रही है राक्षसों के साथ, जिसमें राक्षस एक सॉर्सरस को लेके आते हैं जो हज़ारों सर्प छोड़ देती है बैटल फील्ड में, और उसको टैकल करने के लिए एक देवी है नकुली, और वो हज़ारों नेवले बना देती हैं उन सर्पों को ख़त्म करने के लिए। बट अगर आप आयुर्वेद में जाएंगे तो नकुली इज़ द नेम ऑफ अ प्लांट जो स्नेक बाइट के लिए यूज़ होता है। ओह, So- सिंबॉलिक एट व्हाट लेवल? एग्जैक्टली। सो इतनी सारी जो साइंटिफिक डिटेल्स है ना जो हिडन है हमारी कहानियों में, जो हमें पता ही नहीं है। सो संजीवनी अगर आप ले लीजिए, संजीवनी बूटी किसी को पता नहीं क्या है, पर रामायण में अगेन संजीवनी ही सिर्फ मेंशन नहीं है, वाल्मीकि रामायण में 4 जड़ी बूटियाँ मेंशन हैं, और वो सुषेन जो है, वैद्य जो है वानरों के, वो बोलते हैं, और 2 बार जाते हैं एक्चुअली हनुमान जी। सो वाल्मीकि रामायण के हिसाब से 2 बार जाते हैं हनुमान जी जड़ी बूटियाँ लेने, और उनको कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि 4 बूटियाँ उनको बताई हुई है। सो सिर्फ एक नहीं है कि संजीवनी ऐसी दिखती है वो ले आओ, उनको 4 अलग अलग तरह की जड़ी बूटियाँ लेके आनी है जो अलग अलग काम कर रही हैं, और इसीलिए फिर वो पूरा पहाड़ उठा के ले आता है। सो ये सारी जो डिस्क्रिप्शंस है ना, और वो जो जड़ी बूटियाँ मैंशनड है उनका पर्पस भी बताया गया। एक है जो बोन्स को ज्वाइंट कर रही है, सो जो फ्रैक्चर्स हुए हैं लोगों के लड़ाई में, जिनके लिम्ब्स टूटे हुए हैं, वो जोड़ने में वो मदद करेगी, एक जो उसमें से जड़ी बूटी है। दूसरी जो वो आपका कलर वो कर रही है, वापस नॉर्मल कर रही है, दैट मीन्स वो आपकी हेल्थ नॉर्मल कर रही है। तो संजीवनी जो है वो तो आपको, अगर मतलब लिटरली आप मरने वाले हो आपको ज़िंदा कर देगी, वैसे ही है जड़ी बूटियाँ। ओह ग्रेट सर। आई मीन द लेवल ऑफ सिम्बॉलिज्म और प्रैक्टिकलिटी जो अगर मैं देखूँ, मैं एक आम आदमी के उसमें से समझूँ तो जैसे आपने नकुली देवी का बताया, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी जान बचाए वो हमारे देवी देवता ही तो हैं।
एंड व्हाट बेटर वे टू कन्वे दिस इन्फॉर्मेशन. और अगर मैं आपको यहाँ पे ले आता, यहाँ पे हम लोग काफ़ी लोग हैं जो ये कहानी सुन रहे हैं. सच अ गुड इन्वायरमेंट टू लिसन टू सर टेल ऑल दीज थिंग्स. सर लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे, मतलब आई फील काइंड ऑफ, आई डोंट नो, आई फील वेरी गुड एक्चुअली. आई मीन इवन आफ्टर टॉकिंग फॉर सो लॉन्ग, बट इट्स पूरे जितने आपने काफ़ी एपिक्स पढ़े हैं फॉर ऑब्वियसली और इनमें ऐसे अगर आप किसी एक पात्र से बात कर पाते, कैरेक्टर में वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, वो सही नहीं रहेगा, किसी एक पात्र से बात कर पाते, तो कौन होते और आप उनसे क्या बात करते सर? I think hands on कृष्ण जी द मोस्ट फैसिनेटिंग कैरेक्टर. और लोगों को लगता है, लोग ना बहुत वन डायमेंशनल सोचते हैं कि राम जी मतलब भगवान है, कृष्ण जी मतलब भगवान है. अरे बट जो उन्होंने काम किए हैं, देयर वाज अ स्ट्रैटेजी बिहाइंड एवरीथिंग दैट कृष्ण डिड. उनका सोचा समझा सब कुछ होता था कि मेरे को कैसे क्या करना है. उनकी आप बचपन की लीलाएं देख लीजिए, किस तरह उन्होंने राक्षसों को मारा बहाने से. मतलब वो सबको शो नहीं कर सकते थे कि भाई मैं भगवान हूँ, नहीं करना चाहते थे, कर तो सकते थे, करना नहीं चाहते थे. उन्होंने वो जो एक शुरू में ही जो वो एकदम छोटे बच्चे थे और उनको काट के नीचे, छकड़े के नीचे जो उनकी माता सुला देती हैं और वो डेमन को वो सिर्फ लात मारते हैं और वो उड़ जाता है. तो वो एक उन्होंने इतनी ब्यूटीफुली विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड रह के जो उन्होंने काम किए, बहुत फैसिनेटिंग लगता है. और जिस तरह उन्होंने एक बैटल फील्ड पे सबसे प्रोफाउंड ज्ञान दिया अर्जुन को. और लोग ये समझते नहीं है, जो गीता उपनिषदों का सार है. अगर आप उपनिषद खोल के उनको आप पढ़ेंगे ना, बहुत ही डीप फिलॉसफीज़ है. और गीता इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म. तो भगवत गीता उन सब का सिंप्लीफाइड समरी है, विच इज़ ब्रिलियंट. और वो उन्होंने एक बैटल फील्ड पे एक इंसान, और हम कब पढ़ते हैं उपनिषद वेद, लोग बोलते हैं अरे बुढ़े हो जाएंगे तब पढ़ेंगे, यार अभी कोई उम्र थोड़ी ये सब पढ़ने की. पर आप सोचिए, वो उपनिषदों का सार उन्होंने एक ऐसे इंसान को दिया जो संन्यास लेने के लिए रेडी था. अर्जुन सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी था कि नहीं, मैं अपने परिजनों से नहीं लड़ूंगा, मैं इनको नहीं मार सकता, तो मैं त्याग ले लूँगा, मैं संन्यास ले लूँगा, इनको रहने दो, यहाँ पे किंगडम ले लो, इनको दे दो, कौरवों को दे दो. और तब कृष्ण जी उसको जो ज्ञान दे रहे हैं, वो संन्यास से उसको वापस ज़िंदगी में उसकी ड्यूटीज़ की तरफ लेके आता है. आई थिंक दैट इज़ द ब्रिलियंस ऑफ कृष्ण, कि वो इतनी डीप चीज़ें बता के उसको संन्यास से भी वापस ले आए, कि कहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन कैसे यूज़ करनी है. और वो बहुत सटल वेज में उन्होंने टेस्ट किया. जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों जाते हैं द्वारका कृष्ण जी से हेल्प मांगने, जब पता है कि अब महाभारत की लड़ाई होनी है, और दुर्योधन, मतलब पता होगा, लोगों ने स्टोरी सुनी होगी, तो दुर्योधन सर की तरफ बैठता है उनके कि भाई मैं पैरों के पास क्यों बैठूं किसी के, मैं राजकुमार हूँ, युवराज हूँ मैं. और अर्जुन आके सीधा उनके पाँव के पास बैठते हैं. तो कृष्ण जी उठते हैं तो पहले अर्जुन को देखते हैं और वो अर्जुन को बोलते हैं कि तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए. और दुर्योधन कहता है नहीं भाई, मैं पहले आया था तो मुझे पहले मिलना चाहिए चॉइस. अब दुर्योधन के मन में ये डर है कि अर्जुन कृष्ण जी की सेना ना मांग ले, क्योंकि पांडवों की सेना छोटी थी और कौरवों की सेना उससे ऑलमोस्ट डबल थी. सो दुर्योधन को ये शक है कि अर्जुन भी वही मांगने आया है, हेल्प मांगने आया है, तो ये नारायणी सेना मांगेगा, जो कृष्ण जी की सेना, यादवों की जो सेना है, और विच वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी. तो मेड सेंस. तो अर्जुन, लेकिन वो बोलते हैं, और कृष्ण जी ये ऑप्शन देते हैं, तो वो टेस्ट कर रहे हैं, अर्जुन को भी वो टेस्ट कर रहे हैं. तो वो उसको ऑप्शन दे रहे हैं कि एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ नारायणी सेना है, तुम्हें क्या चाहिए. और अर्जुन के पास पहली चॉइस है और दुर्योधन को लग रहा है कि ये नारायणी सेना मांगेगा, और अर्जुन बोलता है कि मुझे आप चाहिए, मुझे सेना नहीं चाहिए. और अर्जुन का आप देखिए कॉन्फिडेंस कितना था. अर्जुन को कृष्ण के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि कृष्ण मेरे साथ है तो मैं जीत जाऊंगा. और दुर्योधन, वो उसकी सेना ऑलरेडी बड़ी है, उसको फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो पांडवों से जीतेगा, इसलिए वो और सेना मांगने आया है. सो कृष्ण जी हर एक टाइम पे जो चीज़ एकदम परफेक्ट है उस सिचुएशन के लिए ना, वो करते आए थे. आई वुड लव टू मीट हिम फॉर श्योर. वेरी, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा वो ऑप्शन वो करने चाहिए थे. लिमिट करने चाहिए. राइट. बट यस सर, इनफैक्ट हर मोमेंट पे जो सही चीज़ थी, जो सबके लिए सही चीज़ थी, और जिससे वो चीज़ अचीव हो जाए, तभी शायद वो भगवान थे. धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सर, हमारा धर्म क्षेत्र यही है. और
थैंक्स अ लॉट। आपने आई रियली डोंट हैव वर्ड्स कि आपने इतने अच्छे तरीके से इतने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सच एज टाइम डायलेशन, हमने पता टाइम डायलेशन में कितनी सारी चीज़ों के बारे में बात करी, तो थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग दिस। My pleasure completely, Arun. It was a pleasure to have this conversation. And मुझे तो बोलने का बहुत शौक है, बट मुझे ज़्यादा मज़ा आता है जब सामने वाले को भी सब्जेक्ट नॉलेज हो, ताकि वी कैन हैव अ बेटर कॉन्वर्सेशन. सो आई थिंक इट वाज फन फॉर मी ऑल्सो. ट्रूली सर, एंड वी होप सो कि हम आगे भी बात कर पाएँ, और आई डोंट हैव वर्ड्स दैट, बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ। थैंक्स अ लॉट सर।